गुड इवनिंग एवरीवन। अपनी बात लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसोम वाला पढ़ा था। अब अपन आज एक टॉपिक ऐसा ले रहे हैं जो अपन ने ब्रीडिंग में पढ़ते टाइम कहा था कि उसको जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक है जेनेटिक वेरिएंस एंड कंबाइनिंग एबिलिटी। दो चीजें हैं, ये देखा जाए तो बहुत टिपिकल चीजें हैं, लेकिन अपने एग्जाम में कहां कैसे क्वेश्चन बना सकती है। जो विशेष तौर से आप एक चीज पढ़ते हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, हमने ओलिगोजेनिक भी पढ़ी और पॉलीजेनिक भी पढ़ी। तो पॉलीजेनिक का ये कुछ टॉपिक है जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स भी जिसको कहते हैं, लेकिन एग्जाम में जब अपन को हार्ड क्वेश्चन देना होता है तब यहां से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। तो अपन इसको बड़ा आसानी से आज की क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें अपने को याद भी रखनी पड़ेगी क्योंकि जितने डिटेल में घुसने की कोशिश करेंगे अपने और क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो उसको एक लिमिट के साथ अपन पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन एक आध साल से अपन इसको शुरू किया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन कभी कभी बनने लग जाते हैं। अब यहां पर जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपन जो ले रहे हैं वेरिएंस। दो वर्ड होते हैं, वेरिएंस, वेरिएशन, वेरिएबिलिटी, सबका मतलब एक ही है। वेरिएंस, वेरिएबिलिटी और वेरिएशन तीनों का मतलब सेम होता है। और हम जानते हैं कि वेरिएबिलिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है, डिफरेंसेस। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, उन्हें कहते हैं वेरिएंस, वेरिएबिलिटी या वेरिएशन, ठीक है। अब क्या होता है, हमने ये भी पढ़ रखा है कि ओलिगोजेनिक और पॉलीजेनिक के जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये पता है कि किसमें एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज्यादा होता है, पॉलीजेनिक में। एनवायरनमेंट से अफेक्टेड कौन से कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, पॉलीजेनिक कैरेक्टर। तो हम यहां पर जो वेरिएंस की बात कर रहे हैं वो पॉलीजेनिक को ही लेते हुए बात करेंगे ताकि एनवायरनमेंट की भी बात कर सकें। तो हम यहां पर हेडिंग डाल रहे हैं पॉलीजेनिक वेरिएशन या वेरिएंस बोल दो, कभी कभी इसको वेरिएंस भी लिख दिया जाता है, तो हमें उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब ये जो वेरिएंस है, ये वेरिएशन, जो विभिन्नताएं हैं, वो तीन प्रकार से मेन होती है। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और ये चीज हमने जब ब्रीडिंग स्टार्ट की थी तब पढ़ी भी थी। ये टॉपिक है जेनेटिक्स का और हमने शुरू से कह रखा है जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो किस तरीके से, तो यहां पर अपन बात करें तीन तरीके से वेरिएशन की बात करते हैं। सबसे पहली जिसे हम कहेंगे फिनोटिपिक, फिनोटिपिक वेरिएंस या फेनोटिपिक वेरिएशन। इसे टोटल वेरिएशन भी कहते हैं, टोटल वेरिएशन। ये ऑब्जर्वेबल है, हम देख सकते हैं फिनोटाइप जो होता है, हम आसानी से देख पाते हैं कि फिनोटाइप कैसा आ रहा है किसी कैरेक्टर का, ऑब्जर्वेबल, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो होती हैं, आपने पढ़ा वो चीज वही है कि P इज इक्वल टू G प्लस E, पर उसको यहां पर अपन तरीके से बात करते जाएंगे। दूसरी बात है जिसे हम कहेंगे जीनोटिपिक वेरिएंस या जेनेटिक वेरिएंस। जीनोटिपिक और जेनेटिक वेरिएंस, ये क्या होता है, मेजर ऑफ जीन एक्शन। जीन एक्शन क्या है वो भी अपन आगे बात करेंगे। जो जेनेटिक लेवल पर जो बात होती है वो सारी जीनोटिपिक या जेनेटिक वेरिएंस कहलाती है। मेजर ऑफ जीन एक्शन, जीन एक्शन क्या है वो तीन तरीके की अपन बात करेंगे, एडिटिव, डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस, तीन तरीके के जीन एक्शन आते हैं। अब और तीसरी यहां पर रहती है जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन, एनवायरमेंटल वेरिएशन, या इन्हें अनकंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में, जादू हो गया, कहीं ना कहीं हुआ गड़बड़। यही चलाते हैं ना, कोई बात नहीं, ये वाला नहीं होगा। किसमें पक्का, एक सेकंड बुलाना है, कहीं कहीं इशू आ गया, एक सेकंड, होम किया रहा है, फटाफट बुला।
2 मिनट, कोई इश्यू हल्का सा अपन देखते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक अपने से ऑप्शन में चूज करने में हो गई। कहीं पर टच होने से एकदम से ये वाला खुल गया था। ओके, ये हमें अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीसरी जो वेरिएशन है जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन, जो कि अनकंट्रोल्ड होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, अनकंट्रोल्ड। ठीक है, क्या मतलब होता है उस बात पे भी आएंगे। अच्छा, इन दोनों में से हमने पढ़ रखा है P बराबर G प्लस E, फिनोटाइप इक्वल्स टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट, सभी को पता है। अब इनमें से हेरिटेबल कौन सा होता है, अगली जनरेशन में कौन सी वेरिएशन जाती है, सभी को पता है हेरिटेबल है। और एनवायरमेंटल कैसी है, नॉन हेरिटेबल, तो इसको अपन कहते हैं हेरिटेबल। अगली जनरेशन में जो जाती है वो हेरिटेबल है, और ये क्या है, नॉन हेरिटेबल। तो हमारे जो सबसे काम की है वो कौन सी है, जेनेटिक वेरिएंस, जहां पर पूरी प्लांट ब्रीडिंग में हमने नई नई वैरायटी बनाने की बात की, क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात की, तो वो सारा काम हम करते थे जीनोटाइप लेवल पर। जेनेटिक वेरिएंस को ही यूज करते हुए हम नई वैरायटी बनाने की बात करते थे। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है, चाहे सिलेक्शन से चाहे हाइब्रिडाइजेशन से, आपको जो प्लांट ब्रीडिंग में यूज करना है वो इसी को यूज करना है। तो ये हम कहेंगे मोर यूजफुल in exploitation of, more useful in exploitation in selection, for exploitation in selection or hybridization। सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में जो काम आती है वो कौन सी आती है, जेनेटिक वेरिएंस आती है काम में। तो ये अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि जो एनवायरमेंटल वेरिएशन है, ठीक है, एनवायरमेंटल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो इसको जो मेजर करते हैं, जैसे यहां पर हम ये जीन एक्शन का मेजर करती है जीनोटिपिक, जबकि ये करती है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एरर मीन वेरिएंस, measured in terms of error mean variance, error mean variance, इसको शॉर्ट में लिखते हैं EM। और एक और वापस एक्सप्लेन करना पड़ा, एक और तीसरी बात ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी किसी प्योर लाइन में या फिर हम बात करें किसी F1 हाइब्रिड में जो वेरिएशन देखने को मिलती है, F1 हाइब्रिड और प्योर लाइन दोनों कैसे होते हैं, होमोजीनस या हेट्रोजीनस। F1 हाइब्रिड और प्योर लाइन कैसे होते हैं, होमोजीनस या हेट्रोजीनस, होमोजीनस। प्योर लाइन कैसे होते हैं, होमोजीनस, सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं। प्योर लाइन की डेफिनेशन क्या थी, सेल, अपन ने क्या कहा था, सीधा सा बोला था कि होमोजीनस प्रोजेनी ऑफ ए सेल्फ पोलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट। तो सारे प्लांट प्योर लाइन में आइडेंटिकल होते हैं, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। हाइब्रिड का भी जो भी मैंने आपको पूछा, दोनों का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, मैंने तो यहां के लिए पूछा। तो हाइब्रिड होते हैं उसके सारे प्लांट आइडेंटिकल होते हैं, प्योर लाइन के सारे प्लांट आइडेंटिकल होते हैं। अगर वहां पर कोई वेरिएंस आएगी तो जेनेटिक तो कभी भी नहीं हो सकती, वो आएगी एरर की वजह से, तो वो एनवायरमेंटल वेरिएंस होगी। तो यानी कि जो वेरिएशन आपको प्योर लाइन और F1 हाइब्रिड में देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है, एनवायरमेंटल वेरिएशंस, यानी कि वेरिएशन विद इन, ये नोट करो और वापस आगे और एक्सप्लेन करते हैं, वेरिएशन विद इन ए प्योर लाइन, ए प्योर लाइन एंड F1 हाइब्रिड। कहीं डाउट होगा अपन वापस बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसको नोट करें। यहां पर हमने इसको क्लासिफाई करते हुए हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में किया और जो क्वेश्चन यहां से बनते हैं उनको यहीं पर डालने की कोशिश की मैंने। इसको VP से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको VG से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों ऐसा, आगे बात आएगी। ये फर्स्ट स्लाइड है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप ज्वाइन करें क्लास।
यस, कर लिया नोट सबने? जो क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं वो सारे अपन ने इसी स्लाइड में इससे रिलेटेड यहीं पे डाले हैं। आप नोट करें, कहीं डाउट होगा अपन उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इस टॉपिक में समझने वाला है, लेकिन एक बार समझ लिया तो आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे कि एक क्लास आपके लिए सफिशिएंट रहेगी हमेशा। कर लिया नोट सबने? कहां पर? इन्वायरमेंटल के अनकंट्रोल्ड वेरिएशन, एरर मीन वेरिएंस, एरर मीन वेरिएंस, जिसको ई एम से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो यहां पर सिंपल सी जो बात हमने फर्स्ट क्लास की प्लांट ब्रीडिंग में बात की होगी, P इक्वल्स टू G प्लस E प्लस G इंटू ई भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो ये पॉलीजेनिक वेरिएंस, यहां पर हमने इसी को क्यों लिया, क्योंकि पॉलीजेनिक मतलब क्वांटिटेटिव और इसमें इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज्यादा होता है, तभी आप इन्वायरमेंट की बात यहां पे कर पाओगे। ओलिगोजेनिक में इन्वायरमेंट का इफेक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए हम डायरेक्टली हम जो लगभग जीनोटाइप होता है वही फिनोटाइप की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। तभी मेंडल के लॉ बड़ी आसानी से आ गए थे। अब यहां पर बोला गया फिनोटिपिक वेरिएंस, जिसे हम टोटल वेरिएंस भी कहते हैं, जिसके अंदर जीनोटाइप और एनवायरनमेंट दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, उसे फिनोटाइप या टोटल वेरिएंस कहते हैं। सभी को पता है ये तो फिनोटाइप क्या होता है, जो हम बाहर से देख पाते हैं। जैसे हमने कहते हैं कि प्लांट टॉल है तो वो फिनोटाइप है, कैपिटल टी है या कैपिटल स्मॉल टी है तो वो हम कहेंगे कि वो जीनोटाइप की बात है। तो ये तो पहली बात क्लियर हो गई, जिसे हम वीपी से रिप्रेजेंट करेंगे फिनोटिपिक वेरिएंस। दूसरी बात है, यानी कि ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक तो जीनोटिपिक और इन्वायरमेंटल वेरिएंस। जीनोटिपिक की अगर हम बात करें तो चाहे जेनेटिक बोलो चाहे जीनोटिपिक बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। मेजर ऑफ जीन एक्शन, जीन एक्शन तीन तरीके के हम आगे बात कर रहे हैं, एडिटिव जीन एक्शन, डोमिनेंट जीन एक्शन और एपिस्टेसिस। तो वो जीन एक्शन जो है वो इसी के अंदर आएगा, इन्वायरमेंटल में भी नहीं होता है और ये केवल किस में होता है, जेनेटिक। जीन एक्शन, जीन वर्ड जहां भी आएगा वो जेनेटिक से रिलेटेड होगा। जीन जेनेटिक लेवल पर आप प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हो तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हो, यानी कि सारी बात यहीं पे होती है। दूसरी बात जैसे बोला है कि हेरिटेबल है, हेरिटेबल है मतलब अगली जनरेशन में यही ट्रांसफर होती है। एनवायरमेंटल वेरिएशन कभी भी अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। आपने पहले ही समझा है कि हम फर्टिलाइजर डालते हैं या हम फंजीसाइड स्प्रे करते हैं तो फंजीसाइड का इफेक्ट अगली जनरेशन में नहीं होता है, अगली जनरेशन में वापस स्प्रे करना पड़ेगा, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर में कहलाते हैं। मोर यूजफुल फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन, आप किसी भी तरीके का सिलेक्शन करते हो, हमने प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्रोजेनी सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन हमने पढ़े, किसी भी टाइप का सिलेक्शन करो आप जेनेटिकली सुपीरियर प्लांट्स को ही सिलेक्ट कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन में भी हम बात करते हैं तो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के बीच में ही आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन में जो वेरिएंस काम में आती है वो यही आती है, ध्यान रहेगा। एनवायरमेंटल है वो अनकंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। एनवायरमेंट अच्छा होगा तो वो आपके बढ़िया फिनोटाइप दे देगी, एनवायरमेंट सही नहीं होगा तो फिनोटाइप कम ज्यादा हो जाएगा, और ये अनकंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉन हेरिटेबल है। एनवायरमेंट से का जो इफेक्ट है वो कभी भी अगली जनरेशन में नहीं जाता है, ठीक है। मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एरर मीन वेरिएंस, इसको टेक्निकली बोलते हैं बहुत, लेकिन हम तो इतना से ध्यान रखें कि इस एनवायरमेंटल वेरिएशन को एरर की फॉर्म में माना जाता है, जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये वेरिएशन आने से हमारा जीनोटाइप फिनोटाइप के बराबर नहीं है और कहीं ना कहीं इसका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया।
तो इसे हम किस फॉर्म में टेक्निकली बात करें तो एरर मीन वेरिएंस बोला जाता है। ये वेरिएंस आपको स्पेशली जो क्वेश्चन बनाती है वो प्योर लाइन और हाइब्रिड के लिए बना देती है, यानी कि मैं उन सभी जगह बात कर सकता हूं जहां पर वैरायटी होमोजीनियस बनी। हमने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जहां भी वैरायटी होमोजीनियस बनाई, वहां पर अगर वेरिएशन कभी आ रही है तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। होमोजीनियस का मतलब जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन, जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन, जब हम डेफिनेशन में ही कह रहे हैं कि प्लांट से वो जेनेटिकली सिमिलर है, तो अगर वेरिएशन आएगी तो जेनेटिकली वेरिएशन तो हो ही नहीं सकती, वो यही होगी। तो प्योर लाइन में और F1 हाइब्रिड जो कि होमोजीनस होते हैं, उनमें अगर वेरिएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है अभी आ जाए तो वो एनवायरमेंटल होगी। क्लियर है बात? तीन तरीके की पॉलीजेनिक वेरिएंस को हम क्लासिफाई करते हैं, ये तीन है और तीन कुछ नहीं है, फिनोटिपिक ही दो चीजों से मिलकर बना है। इसे हम टोटल कहते थे क्योंकि इसमें दोनों चीज इंक्लूड हो जाती है। हमारे काम का पूरी प्लांट ब्रीडिंग में जो था जीनोटिपिक वेरिएंस ही था। ये नोटेशन इसलिए लिखे कि अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन, वो फॉर्मूले में हेल्प करेंगे। प्योर लाइन क्या है आपने पहले पढ़ा नहीं, क्या अपन ने पढ़ा? प्योर लाइन अभी मैंने डेफिनेशन बता भी दी थी, ठीक है। प्योर लाइन कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? अच्छा बताओ, सेल्फ पोलिनेटेड या क्रॉस पोलिनेटेड? सेल्फ पोलिनेटेड। तो डेफिनेशन में पहली बात तो आएगी सेल्फ पोलिनेटेड। अभी मैंने बोला प्योर लाइन कैसी, होमोजेनस या हेटेरोजेनस? होमोजेनस। अब डेफिनेशन ही बन गई फिर तो, होमोजेनस प्रोजेनी ऑफ ए सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट, होमोजेनस प्रोजेनी ऑफ ए सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट, उसे ही कहते हैं प्योर लाइन, ठीक है। प्योर लाइन आपको सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में यानी कि होमोजाइगस होती है। सेल्फ पोलिनेटेड बोलते ही होमोजाइगस, हमने सारा कॉन्सेप्ट कई बार रियल में अच्छा डिटेल में पढ़ रखा है। अब बात आती है ये जो जेनेटिक वेरिएंस है, यानी कि जो हमने सेकंड वाली जो बात करी, इसको अब हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तीन साइंटिस्ट, तीनों ने चीज सेम ही है लेकिन अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया है। तो अपन उसी पे आ रहे हैं, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस। क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस। तो जेनेटिक वेरिएंस जो है इसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, बेस्ड किस साइंटिस्ट ने इसको कैसे किया उस बेस पर ही हम बात करेंगे। सबसे पहली जो फिशर साइंटिस्ट है, उन्होंने 1918 में 1980 में क्लासिफाई किया इसको। पहला इसको तीन तरीके से बाय फिशर, एडिटिव वेरिएंस, एडिटिव वेरिएंस, डोमिनेंस वेरिएंस। आप नोट करें साथ में, इसको समझा देंगे, डोमिनेंट वेरिएंस। और तीसरी एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस फिर तीन तरीके का देखने को मिलता है। पहला एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू डोमिनेंस, और तीसरा डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस। क्या मतलब होगा वो भी बात आगे आएगी। दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है यहां पर अपन कहते हैं राइट, 1935 में जिन्होंने इसको क्लासिफाई किया था, बाय राइट। 1935 ईयर ना याद रहे कोई चिंता नहीं, पर साइंटिस्ट का नाम बड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने इस वेरिएंस को दो ही ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, एडिटिव वेरिएंस, और ये बाद वाली जो दोनों हैं उनको एक साथ कह दिया नॉन एडिटिव वेरिएंस। तीसरे साइंटिस्ट है माथर, 1949 में। इन्होंने क्लासिफाई किया दो ग्रुप में, हेरिटेबल फिक्सेबल, हेरिटेबल फिक्सेबल, और दूसरा हेरिटेबल नॉन फिक्सेबल। क्या मतलब है वो भी समझेंगे। इसका एग्जाम्पल की तरफ बात करें, हेरिटेबल फिक्सेबल में एडिटिव वेरिएंस, और एपिस्टेसिस का एडिटिव एडिटिव कंपोनेंट एंड एडिटिव इनटू एडिटिव एपिस्टेसिस। इधर जो मिलेगी वो मिलेगी डोमिनेंट वेरिएंस एंड एडिटिव इनटू डोमिनेंस एंड डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस एपिस्टेसिस। नोट करें, थोड़ी सी बातें यहां पर समझेंगे अपन, तब ये टर्म्स समझ में आएंगे और आगे इनकी थोड़ी बात आ भी रही है।
आपकी छुट्टी कब से है ये वाली की? कल से, आज लास्ट है क्लास, ठीक है। कर लिया नोट सबने? अब इनकी डेफिनेशन अपनी आगे आ रही है, एक एक करके अपन बात करेंगे। फिलहाल समझते हैं कि हम यहाँ पर जेनेटिक वेरिएंस यानी जीनोटाइपिक वेरिएंस जो थी अभी हमने क्लासिफाई किया था उसके टाइप देख रहे हैं। और टाइप चीजें वही हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। सबसे पहले साइंटिस्ट है जिनका नाम फिशर है, जिनको 1918 में इसको 3 तरीके के जेनेटिक वेरिएंस बताई, एडिटिव वेरिएंस, डोमिनेंट वेरिएंस और तीसरी एपिस्टेटिक या एपिस्टेसिस जिसको कहते हैं। एपिस्टेसिस फिर दो आपके होती है जो यहां पर अपन गए हैं 3 टाइप के। ए का मतलब एडिटिव, डी का मतलब डोमिनेंस, ऊपर लिखा उसी से मतलब एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू डोमिनेंस, डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस। एक एक करके बातें करेंगे तो सारी क्लियर होती जाएगी। दूसरी बात है राइट जो है इन्होंने कहा कि भाई अलग अलग ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं, मैं तो 2 ही ग्रुप बना रहा हूं, एडिटिव वाले एडिटिव और बची कुछ सारी नॉन एडिटिव, नीचे वाली इन दोनों को ही नॉन एडिटिव में डाल दिए इन्होंने, चीज वही है। तीसरे साइंटिस्ट है माथर, इन्होंने बोला मैं इनको सिलेक्शन के बेस पे क्लासिफाई करूंगा। देखो दोनों तरफ लिखा है हेरिटेबल हेरिटेबल, अरे भाई हेरिटेबल तो होगी ही क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएंस है, और जेनेटिक वेरिएंस कैसी होती है? हेरिटेबल। अब हेरिटेबल में भी 2 चीज उसने जोड़ दी कि फिक्सेबल है या नॉन फिक्सेबल है। फिक्सेबल का मतलब जिसमें सिलेक्शन पॉसिबल है, और जो नॉन फिक्सेबल है उसमें सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां से अगर हम बात करें तो एडिटिव जो होती हैं, एडिटिव वेरिएंस, उसमें सिलेक्शन में जो ज्यादातर हम वेरिएंस यूज करते हैं वो इसी को यूज करते हैं, एडिटिव वेरिएंस अभी आगे लिखेंगे। और एपिस्टेसिस का कौन सा कंपोनेंट? एडिटिव इंटू एडिटिव, जिसमें दोनों ही एडिटिव है, यानी कि इसमें भी सिलेक्शन हो सकता है। नॉन फिक्सेबल, जिनमें आपके डोमिनेंस का नामो निशान भी आ गया, मतलब वहां पर सिलेक्शन नहीं हो सकता। कंप्लीट डोमिनेंट है ये तो इसमें तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। एडिटिव इंटू डोमिनेंस, इसमें भी डोमिनेंस है, इसमें भी डोमिनेंस है, डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस, तो ये तीनों ही कहलाएगी नॉन फिक्सेबल, ऊपर के दोनों कहलाएगी फिक्सेबल। मतलब ये है कि इनमें सिलेक्शन पॉसिबल होगा, नॉन फिक्सेबल में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अभी अपन आगे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ये बात क्लियर है? सिंपल सा, किस साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई किया या कौन कौन से किस ग्रुप में आते हैं, टाइप क्या क्या है, वो तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। कि आपको इतना से पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएंस? एडिटिव, डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, एनवायरमेंटल वेरिएंस। क्या आंसर जाएगा? एनवायरमेंटल, वो जेनेटिक का टाइप नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर है बात? अब बहुत अच्छे से क्वेश्चन है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और वो है, आप जब कॉलेज में पढ़ते हो तब भी आपको प्रैक्टिकल में काम में आता है, और यहां जो हमने पढ़ी उसी चीज पे है, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी और ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी कई बार जनरली बोल दी जाती है तो उसको ब्रॉड सेंस ही माना जाता है। हेरिटेबिलिटी मतलब किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी जीन की अगले जनरेशन में जाने की जो एबिलिटी है उसे ही कहते हैं हेरिटेबिलिटी। ठीक है, वंशागति जिसको कहते हैं। तो यहां पर हम बात करें 2 तरीके के हेरिटेबिलिटी हम बात कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं बोला गया तो ब्रॉड सेंस की ही बात होती है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी एक बार चाहो तो आप नोट कर लो, इसको अपन फॉर्मूले को समझ लेते हैं। जिसे हम BSH कह देते हैं शॉर्ट में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H स्क्वायर से, और इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहां पर अपन देंगे VG/VP इंटू 100। अगर कुछ नहीं बोला गया है, केवल हेरिटेबिलिटी बोला गया है, तो इसी को माना जाता है। दूसरी यहां पर होती है जिसे हम कहते हैं नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, नैरो सेंस शॉर्ट में NSH कह दो आप, लेकिन इसको रिप्रेजेंट तरीका करने का तरीका है H स्क्वायर। किससे करेंगे? H स्क्वायर, वो भी H स्मॉल वाला। तो ये अपने को ध्यान रखना है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा VA/VP इंटू 100। तो ये 2 फॉर्मूले आपको यहां पर याद रखने हैं।
परसेंटेज में हम हेरिडेबिलिटी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसका कौन सा कैसे ध्यान रखेंगे वो अपन बात करते हैं। क्लियर नोट। तो यहां पर बात करें दो तरीके से, अगर एग्जाम में डायरेक्टली बोल दिया जाए कि हेरिटेबिलिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या है, तो मैं ब्रॉड सेंस को ही मानना है। ब्रॉड सेंस को कैपिटल एच स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, नैरो सेंस को स्मॉल एच स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ब्रॉड सेंस का मतलब कि आपने तीन तरीके की वेरिएंस अभी पढ़ी, फिनोटिपिक, ठीक है, जीनोटिपिक, और तीसरी एनवायरमेंटल। तो हमने इसीलिए वहां पे नोटेशन लिखा था वीपी और वीजी, मैंने कहा था आगे काम आएगा। तो ब्रॉड सेंस बड़े स्तर पर अगर आपको हेरिटेबिलिटी बतानी है तो जेनेटिक वेरिएंस कितनी है फिनोटिपिक वेरिएंस से परसेंटेज में, उसी को कह देंगे ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। वीजी डिवाइडेड बाय वीपी इंटू 100। न्यूरो सेंस में भाई और एग्जैक्ट बताओ हमें, तो और एग्जैक्ट बताओ तो इसमें भी कौन सी वाली ज्यादा काम आएगी, एडिटिव वेरिएंस। वीए का मतलब है यहां पर एडिटिव वेरिएंस। तो ये एडिटिव वेरिएंस अगर टोटल वेरिएंस में से अगर हम निकालते हैं परसेंटेज में, तो उसे बोलते हैं नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। तो ये अपने को ध्यान रखना है फॉर्मूले में, जिसमें जेनेटिक वेरिएंस आता है ऊपर वो ब्रॉड सेंस है, जिसमें ऊपर एडिटिव, क्योंकि जेनेटिक का ही टाइप है तो आप और नैरो लेवल पे चले गए और डीप में चले गए, तो इसे हम कह देंगे नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कर लिए तो नोट, बढ़े आगे। चलो अब अपन समझते हैं कि एडिटिव वेरिएंस क्या है, डोमिनेंस क्या है और एपिस्टेसिस क्या है। तीनों को थोड़ा सा यहां पर समझते हुए चलते हैं। कुछ चीजें इनमें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि अपन एकदम डिटेल में नहीं जा पाएंगे। सबसे पहली बात करें एडिटिव वेरिएंस। अपन नॉर्मली जो मेंडल के लॉज पढ़ते हैं उसमें हम डोमिनेंट वेरिएंस की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं, डोमिनेंस। तभी लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको वहां पर होता है। और आपको F1 जनरेशन में आपको डोमिनेंस होने की वजह से हेट्रोजाइगोट देखने को मिलता था। F1 जनरेशन होमोजाइगोट थी या हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट थी। और ऐसा क्यों देखने को मिल रहा था, क्योंकि वहां पर डोमिनेंस था। पर हम बात करें एडिटिव, जहां पर डोमिनेंस नहीं होता है, वहां क्या होता है, ये अधिकतर सिलेक्शन में काम आएगी, हेटेरोसिस हाइब्रिडाइजेशन में काम में नहीं आती हैं। तो ये होगा क्या कि कोई भी जीन है वो उसका एवरेज, जैसे डोमिनेंट जीन है मतलब डोमिनेंट एलील है और रिसेसिव एलील है, उसका एवरेज जो आपको मिलता है वो कहलाता है एडिटिव वेरिएंस। एडिटिव मतलब दोनों का, मतलब एक की, मान लो अपना टॉल था, ड्वार्फ था, वहां पर जो आया था टॉल आया था F1 के अंदर, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट वेरिएंस थी वहां पे। लेकिन अगर एडिटिव होती तो आपकी मीडियम हाइट आ जाती, एवरेज आता, जो भी आता वो क्या आता है, एवरेज। जो आपकी जो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का एवरेज जो होगा वो मिलना चाहिए था एडिटिव के अकॉर्डिंग, लेकिन वहां तो क्या था, डोमिनेंस। तो वो वाली बात आएगी। कुल मिलाकर इसकी डेफिनेशन कहें, एवरेज इफेक्ट ऑफ genes on segregating loci। ऐसा करो तो 4-5 पॉइंट में लिख रहा हूं, अब मेरे साथ लिखो, तो उनको एक साथ अपन एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ये इसकी एक डेफिनेशन और कह सकते हैं, कंपोनेंट विच अराइजेस फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन difference between two homozygotes of a gene। तो ये डेफिनेशन है, क्या कहेगी अपन आगे बात करेंगे उसकी।
आप नोट करें, इसको भी अपन समझ लेते हैं, बड़ी आसान, थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा। जीसी की फुल फॉर्म तो बता रखी है आपको, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, जो आगे पढ़ने में भी आएगा। एक बार नोट करें, बढ़ते हैं आगे। फिर कहीं समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। थोड़ा सा इसी में पॉइंट ज्यादा है अपने, बाकी इतनी लंबी बात नहीं है, फिर तो शॉर्ट में आ जाएगा अपना। सेग्रीगेटिंग लोसाई, लोकस का प्लूरल लोसाई, LOCI, कर लिया नोट? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स, और उसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। कर लिया नोट? तो आगे बात देखो, इसमें समझते हैं क्या कहा है। सबसे पहला एडिटिव वेरिएंस। एडिटिव वेरिएंस जो है वो क्या होती है? हमने कह दिया था कि तीन तरीके की वेरिएंस होती है, जेनेटिक, एडिटिव, डोमिनेंस और एपिस्टेसिस। एडिटिव का मतलब होता है एवरेज, एवरेज इफेक्ट ऑफ द जीन ऑन सेग्रीगेटिंग लोसाई। सेग्रीगेटिंग लोसाई मतलब कौन सी? F1 जनरेशन की बात कर रहा है। सेग्रीगेशन कहां शुरू होता है? F1 से ही सेग्रीगेशन शुरू होता है। तो उस सेग्रीगेटिंग लोसाई, लोसाई मतलब लोकस, जहां पर एलील आपका होता है, पोजीशन ऑफ एलील ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस एंड प्लूरल इज लोसाई। ठीक है, तो उनका जो एवरेज इफेक्ट होता है, जो दो एलील, भाई एक जीन के कम से कम कितने एलील होते हैं? दो, तो दोनों का एक डोमिनेंट एलील होता है और एक रिसेसिव एलील होता है, तो उन दोनों का जो एवरेज इफेक्ट है उसे ही कहते हैं एडिटिव वेरिएंस। लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, अपन इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, पर लैंग्वेज अपन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही यूज होती है। कंपोनेंट विच अराइजेस फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन टू होमोजाइगोट्स ऑफ ए जीन, टू होमोजाइगोट्स ऑफ ए जीन,
यानी कि ये कुल मिला के जो दो होमोजाइगोट्स है, जैसे मैंने एग्जांपल में कहा प्लांट हाइट टॉल और ड्वार्फ, तो उसका एवरेज जो होता है, जैसे यहाँ पर कैपिटल है, ये फॉर एग्जांपल अगर प्लांट हाइट की बात करता हूं तो ये आपका टॉल होगा और ये ड्वार्फ होगा। इनका डिफरेंस यानी कि कुल मिला के वही एवरेज की बात करना चाह रहा है। तो एवरेज जो है वही एडिटिव वेरिएंस, ए से ए ध्यान रखना है, कुल मिला के एवरेज की बात कर दिया जाए या होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट, सॉरी दोनों होमोजाइगोट्स के बीच के डिफरेंस की अगर बात कर ले तो वो भी एडिटिव वेरिएंस को ही बोलते। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा था। इट इज एसोसिएटेड विद होमोजाइगोसिटी। किससे रिलेटेड है ये? होमोजाइगोसिटी से। यानी कि ये कौन सी क्रॉप में ज्यादा होगा? सेल्फ पॉलिनेटेड में, क्योंकि हमें पता है होमोजाइगोसिटी ज्यादा किस में होती है? सेल्फ पॉलिनेटेड में, ये तो पता है सबको, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात बोलिए फिक्सेबल, जो हमने पहले ही लिख दिया, हेरिटेबल फिक्सेबल में एडिटिव वेरिएंस हमारा एग्जांपल था, तो यानी कि फिक्सेबल है, यानी कि सिलेक्शन करोगे तो ये रेस्पॉन्ड करेगा, यानी कि सिलेक्शन के लिए ये बढ़िया वेरिएंस है, तो रेस्पॉन्ड टू सिलेक्शन। और आपको पता है कि नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है, उसके फॉर्मूले में हमने ऊपर देखा था VA ही था, एडिटिव वेरिएंस ही थी, यानी कि जितना ज्यादा नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी होगा उतना ज्यादा रिस्पॉन्ड होगा सिलेक्शन के लिए। और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी के फॉर्मूले में क्या होता है? VA/VP इंटू 100, यानी कि एडिटिव वेरिएंस को ही बताता है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। तो और उसी से पता चलता है कि सिलेक्शन के लिए कितना बढ़िया आपका जीन है। मेजरमेंट ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू, किसी इंडिविजुअल की, किसी प्लांट की, किसी एनिमल की ब्रीडिंग वैल्यू पता लगानी है तो उसके लिए भी एडिटिव वेरिएंस काम में आती है, क्योंकि ये एवरेज बताती है। तो यहां पर बोला है ब्रीडिंग वैल्यू की डेफिनेशन भी मैंने लिख दी। क्या होता है? एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोजेनी। कोई भी इंडिविजुअल है उसकी प्रोजेनी की क्या फिनोटाइपिक वैल्यू होगी, कैसा फिनोटाइप होगा, वो एक्सपेक्ट करना, वही कहलाता है ब्रीडिंग वैल्यू। भाई आप सीधी सी बात करो कि कोई हमारे पास गाय भैंस है, ठीक है, अब उससे कितना अच्छा बछड़ा होगा वो हम एक्सपेक्ट करें, उसका फिनोटाइप, वही क्या है? ब्रीडिंग वैल्यू है। और उसको मेजर करने के लिए हमारे एडिटिव वेरिएंस काम में आती है, ठीक है। मेजर्ड बाय जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, दो तरीके की कंबाइनिंग एबिलिटी होती है, GCA और SCA। तो इसको मेजर करने के लिए हमें इस कंबाइनिंग एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। कैसे? आगे बात आएगी इस कंबाइनिंग एबिलिटी की। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स। ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स वो होते हैं जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन, सेग्रीगेटिंग जनरेशन कौन सी होती है? F2 और उसके बाद वाली जनरेशन को हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेटिंग जनरेशन, हिंदी में विसंयोजित पीढ़ियां, जो हमने बात की थी। तो वो उन जो वो जनरेशन है उनमें आपको जो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीम फिनोटाइप, उसे ही कहते हैं हम। तो सीधा सा ध्यान रखेंगे कि ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट किसमें बनते हैं? एडिटिव वेरिएंस में, क्योंकि इसकी डिटेल लंबी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज्यादा आगे नहीं ले जा रहा हूं। जो क्वेश्चन हार्ड से हार्ड बन सकते हैं, इन 5-6 पॉइंट से बाहर कभी भी नहीं बनेगा। ये लास्ट वाला तो याद रखेंगे जो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। दूसरी वेरिएंस है जिसको अपन कहेंगे डोमिनेंस वेरिएंस। ये क्लियर है बात? थोड़ा सा याद तो रखना ही पड़ेगा। दूसरी जिसे हम कहेंगे डोमिनेंट वेरिएंस। अब इसको समझा तो उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम आसानी से समझ पाएंगे, डोमिनेंट वाली को। डोमिनेंट वेरिएंस है वो, सीधी सी बात अगर हम कहें तो इसे इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। इंट्रा एलिलिक हमने पढ़ा था कि जीन इंटरेक्शन पढ़ लिया, इंट्रा एलिलिक भी पढ़ लिया और इंटर एलिलिक भी पढ़ लिया। इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन जहां पर किसी एक जीन की दो एलील के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, उसे कहते हैं इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने को एक तो ध्यान रखना है। अब इसे क्या कहते हैं? कुल मिला के आपके जो एडिटिव वेरिएंस हैं उससे जो डेविएशन देखने को मिलेगी उसे ही हम कहेंगे डोमिनेंट वेरिएंस। भाई हम कहते हैं कि भाई हमारी एडिटिव वेरिएंस के अकॉर्डिंग तो प्लांट की हाइट टॉल, ड्वार्फ यानी कि एवरेज मीडियम हाइट आनी चाहिए थी, लेकिन क्या आपके डोमिनेंट वेरिएंस में मीडियम आ रही थी? नहीं आ रही थी। मेंडल के इसमें डोमिनेंस की हम बात करते हैं और वहां पर वो एवरेज से हटके कुछ आता है, तो जो आपका वेरिएंस है वो एवरेज से डेविएट हो जाता है और उसे ही बोलते हैं डोमिनेंट वेरिएंस। तो इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं अपन, और जो 3-4 पॉइंट है वो लिख लेते हैं, फिर अपन समझ लेंगे। इट इज ड्यू टू डेविएशन ऑफ हेटेरोजाइगोट
deviation of heterozygote it is due to deviation of heterozygote from the average of two homozygotes. From the average of two homozygotes लास्ट वाला पॉइंट मैंने कहा उसकी डिटेल अपन ज्यादा नहीं जा रहे हैं, बाकी हमने कहा था लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स, ठीक है। और ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीम फिनोटाइप। एक्सट्रीम फिनोटाइप का मतलब होता है कि जिस तरीके से मान लो ह्यूमन हाइट है, पॉलीजेनिक कैरेक्टर है, ठीक है, तो ह्यूमन हाइट में एक तो सबसे टॉलेस्ट पर्सन होगा और एक सबसे आपका जो शॉर्टेस्ट पर्सन होगा, तो ये टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट वो एक्सट्रीम फिनोटाइप होते हैं, वो दोनों क्या होता है एक्सट्रीम फिनोटाइप। जैसे आप किसी, तो ये स्पेशली आपको कहां देखने को मिलता है पॉलीजेनिक कैरेक्टर के अंदर, तो एक्सट्रीम फिनोटाइप का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट का फॉर्मेशन। तो ऐसा हर कैरेक्टर के लिए, पॉलीजेनिक कैरेक्टर के लिए, चाहे यील्ड है तो मैक्सिमम यील्ड और मिनिमम यील्ड उस वैरायटी की, मैक्सिमम और मिनिमम क्या है एक्सट्रीम, सीमाकारी लक्षण प्रारूप कहते हैं, एक्सट्रीम फिनोटाइप अपन कहते हैं। तो वो पॉइंट थोड़ा सा आपने कहा तो मैंने बता दिया। इसमें देखते हैं, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। देखो एवरेज यहां पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है, यहां पर एवरेज देखने को नहीं मिलेगा, तो हम यही कह रहे हैं क्योंकि हमने मेंडल का पढ़ लिया था, अब हमारे लिए थोड़ा ये आसान है। इट इज ड्यू टू डेविएशन ऑफ हेटेरोजाइगोट फ्रॉम द एवरेज ऑफ टू होमोजाइगोट्स। भाई नियम से तो आपकी अगर एडिटिव वेरिएंस होती है तो हम कहते हैं हेटेरोजाइगोट है, मतलब दोनों का एवरेज होना चाहिए था। भाई प्लांट हाइट टॉल और ड्वार्फ, तो ये मीडियम हाइट का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डेविएशन हो गई एवरेज से, और ये डेविएशन को ही बोलते हैं डोमिनेंस। क्या कहते हैं डोमिनेंस। ये डेफिनेशन अपने को ध्यान रखनी है। दो होमोजाइगोट आपके सामने लिख रखे हैं, हेटेरोजाइगोट ऐसा होता है हमें पता है, और उस कुल मिला के उस एवरेज से अलग है, और अलग है उसे क्या कहते हैं डोमिनेंट वेरिएंस। एसोसिएटेड विद हेटेरोजाइगोसिटी, डोमिनेंट वेरिएंस जो है वो हेटेरोजाइगोसिटी के से एसोसिएटेड है, यानी कि ये ज्यादा किसमें मिलेगी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, कम किसमें होगी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, क्योंकि हमें पता है कि हेटेरोजाइगोसिटी ज्यादा किसमें होती है, ठीक है क्रॉस पॉलिनेटेड। नॉन फिक्सेबल, पहले ही हमने कह दिया कि डोमिनेंट का नाम आते ही फिक्सेबल को भूल जाओ, इसमें हम सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम एवरेज का सिलेक्शन क्या करेंगे, वो हम मीडियम हाइट ढूंढेंगे और मिलेगा तो डोमिनेंट वाला फिनोटाइप मिल रहा है, तो यहां पर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। चीफ कॉज ऑफ हेटेरोसिस, जो हम हेटेरोसिस पढ़ चुके हैं, हेटेरोसिस में हमने लिखा भी था, हेटेरोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोमिनेंट वेरिएंस, एचसीए एंड हेटेरोजाइगोसिटी। हमने एक रिलेशनशिप लिखी थी, ध्यान से सुनना, हेटेरोसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था हमने, डोमिनेंट वेरिएंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एचसीए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेटेरोजाइगोसिटी। ये तीनों टर्म वहां पर थे अपने, थे नहीं थे, ये भी था, ये भी था और ये भी था। मैंने तब बोला था कि एचसीए क्या है, डोमिनेंट वेरिएंस क्या है, ये सब आगे बताऊंगा। तो कुल मिला के आपके हेटेरोसिस से जो रिलेटेड है, हाइब्रिड बनाने में, सिंथेटिक कंपोजिट वैरायटी बनाने में जो वेरिएंस काम आती है वो डोमिनेंट वाली काम आती है। तो ये हेटेरोसिस का मेन जो रीजन है, हेटेरोसिस अगर पूरी तरीके से एक्सप्लोइट होता है तो हम क्या बनाते हैं हाइब्रिड, पार्शियली एक्सप्लोइट होता है तो क्या बनाते हैं बताओ, पढ़ लिया। हेटेरोसिस फुल्ली एक्सप्लोइट होता है तो क्या बनता है हाइब्रिड, पार्शियली एक्सप्लोइट होता है तो क्या बनता है सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी। लिख रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से, सिंथेटिक एंड
कंपोजिट वैरायटी, तो कुल मिला के हेटेरोसिस किस वेरिएंस आएगा? डोमिनेंस से। और लास्ट बात की मेजर्ड बाय एससीए, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी से, यानी कि कुल मिलाकर हेटेरोजाइगोसिटी ज्यादा होगी, हेटेरोसिस ज्यादा होगा, एससीए ज्यादा होगा, डोमिनेंट वेरिएंस ज्यादा होगी, सबकी एक जैसा रिलेशन। उधर उल्टी बात करते हैं, एडिटिव वेरिएंस, होमोजाइगोसिटी ज्यादा होती है और जीसीए ज्यादा होता है। क्लियर है बात? चलो तीसरे पे अपन आ जाते हैं, जिसको अपन यहां पर बोलते हैं एपिस्टेटिक वेरिएंस। ये नोट कर लिया सबने? समझने वाली चीज है, बाकी बाद में याद करनी है, पर समझा हुआ थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो एक बार नोट कर लो, इसके भी पॉइंट समझ लेंगे फिर। एपिस्टेटिक वेरिएंस, एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएंस या एडिटिव इंटू एडिटिव एपिस्टेसिस, इसको हम कहेंगे। शॉर्ट में ए इंटू ए लिखेंगे। इनकी डेफिनेशन बड़ी आसान है, ठीक है। तो सिंपल से यहां पर कह सकते हैं कि दोनों में एडिटिव है, यानी कि दोनों में ही डोमिनेंस नहीं है, ऐसा अपन कह सकते हैं। इधर भी एडिटिव, इधर भी एडिटिव, तो इंटरेक्शन हो रही है जिन दो के बीच में, दोनों जिनमें डोमिनेंस नहीं है। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन बनती है। तो इंटरेक्शन बिटवीन alleles, two or more loci each exhibiting lack of dominance, lack of dominance, और हमें पता है एडिटिव इंटू एडिटिव कंपोनेंट फिक्सेबल है या नॉन फिक्सेबल है? फिक्सेबल। पढ़ लिया था हमने, माथर ने जो क्लासिफाई किया था उसने क्या बोला था कि एडिटिव वाली वेरिएंस और एडिटिव इंटू एडिटिव क्या होता है? फिक्सेबल होता है। तो क्या इसमें सिलेक्शन हो सकता है? हो सकता है। दूसरी बात है जिसे अपन यहां पर कहेंगे एडिटिव इंटू डोमिनेंस, तो यानी कि हमें ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, सिलेक्शन इज इफेक्टिव एडिटिव इंटू डोमिनेंस। अब मुझे पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी है, आप समझ जाओगे ना ए का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है। हर बार पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एडिटिव इंटू डोमिनेंस, तो यहां पर अपन कहेंगे इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर लोसाई, वन एग्जिबिटिंग interaction between two or more loci, one exhibiting lack of dominance, one exhibiting lack of dominance, and another, ऊपर वाली डेफिनेशन के आगे की चीज यहां तक की सेम लाइन है, ठीक है। एंड अनदर एग्जिबिटिंग डोमिनेंस, मतलब बड़ा आसान सा रहेगा, एक बार आप इसको नोट करेंगे तो एग्जिबिटिंग डोमिनेंस। तीसरा जहां पर डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस एपिस्टेसिस, interaction between two or more loci both exhibiting dominance, तो ये सेकंड वाली है, वो भी कैसी है आपकी? नॉन फिक्सेबल है। पढ़ लिया वो तो हमने, यहां लिखने की जरूरत नहीं वैसे, नॉन फिक्सेबल। थर्ड वाली भी कैसी है? नॉन फिक्सेबल। नॉन फिक्सेबल, और इन तीन में से अगर कोई हेटेरोसिस में यूज आ सकती है तो केवल तीसरी वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन हेटेरोसिस ब्रीडिंग,
कर लिया नोट? पहले तो 8 तारीख को क्लास बता रहे थे आपकी, फिर कैंसिल हो गई, अब नहीं हो रही है। हाँ, मुझे दिमाग में ही था कल है क्लास, कोई बात नहीं। कर लिया नोट? देखो यहां पर बोला एपिस्टेटिक वेरिएंस। एपिस्टेसिस जो होता है वो जीन इंटरेक्शन ही है। हमने अलग अलग तरीके के जीन इंटरेक्शन पढ़े थे, हमने करी थी कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, बात याद आ रही हो तो पढ़ लिया था, सबके रेशियो भी पढ़े थे। तो एपिस्टेटिक वेरिएंस को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इंटरजीनिक, क्या बोलेंगे, इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शन, ये अपन ने पढ़ रखी है एपिस्टेसिस। अलग अलग तरीके से जीन इंटरेक्शन को ही एपिस्टेसिस बोलते हैं। हमने पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, डुप्लीकेट, इनहिबिटरी, तो वो चीज बोला जाता है। अब एपिस्टेसिस वेरिएंस वैसे बेसिकली 3 टाइप की कही गई है। इसके दो कंपोनेंट अपन का मतलब आपस में इंटरेक्शन, किस किस के बीच में इंटरेक्शन हो रही, क्रॉस लग रहा मतलब इंटरेक्शन। दोनों एडिटिव कंपोनेंट है अगर, तो उसे एडिटिव इनटू एडिटिव, एक एडिटिव दूसरा डोमिनेंस, एडिटिव इनटू डोमिनेंस, दोनों डोमिनेंस, डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस। इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर लोसा ईच एग्जिबिटिंग लेक ऑफ डोमिनेंस। दो जो जिनके बीच में इंटरेक्शन होनी है, दोनों में ही डोमिनेंस की कमी है। क्या आपको यहां पर डोमिनेंस दिखाई दे रहा है? तो दोनों में डोमिनेंस की कमी है। दूसरे बोला एडिटिव इनटू डोमिनेंस, नॉन, ये फिक्सेबल है, हमें पहले से ही पता है, एडिटिव इनटू एडिटिव फिक्सेबल है। एडिटिव इनटू डोमिनेंस क्या है? वन एग्जिबिटिंग लेक ऑफ डोमिनेंस, अनदर एग्जिबिटिंग डोमिनेंस। एक में डोमिनेंस नहीं है, दूसरे में डोमिनेंस है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन, नॉन फिक्सेबल। डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस, बोथ एग्जिबिटिंग डोमिनेंस, दोनों में डोमिनेंस है, बिल्कुल बड़ी आसान सी डेफिनेशन। दोनों बाद वाली नॉन फिक्सेबल है। और जो हेटेरोसिस ब्रीडिंग में मेन जो वेरिएंस काम आती है वो तो डोमिनेंट वेरिएंस हमने पढ़ ली, लेकिन एपिस्टेटिक वेरिएंस का जो कंपोनेंट हेटेरोसिस ब्रीडिंग में काम आ सकता है वो ये वाला आता है, डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस। हम कहते हैं कि भाई हेटेरोसिस के लिए डोमिनेंस वेरिएंस होना चाहिए। अब इन तीनों में से जो प्योर डोमिनेंस वाले हैं उसको आप हेटेरोसिस में यूज कर सकते हो। एक बात लिखी अपन ने कि इन नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो भी नेचर में पॉपुलेशन है उनमें कौन सी वेरिएंस सर ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा होती है एडिटिव वेरिएंस। सेकंड नंबर पर डोमिनेंट वेरिएंस, थर्ड पर एपिस्टेटिक वेरिएंस, और यूनिवर्सल है एडिटिव वेरिएंस क्योंकि ये लगभग हर जगह मिलती है। जितनी हमारी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं उन एग्रोनॉमिक क्रॉप्स में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर के लिए एडिटिव वेरिएंस होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, सीक्वेंस ऑर्डर ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में हमने पढ़ा उसी ऑर्डर में घटते हुए क्रम में ये बात चलती है। और यूनिवर्सल कौन सी है? एडिटिव वेरिएंस। तभी तो हम हर कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन कर पाते हैं। सिलेक्शन तभी करेंगे जब ये वाली वेरिएंस होगी। ये लगभग हर जगह प्लांट्स में मिलेगी, ठीक है। तो इससे आगे की एक बात, जीन एक्शन और कंबाइनिंग एबिलिटी, जब अपन वापस मिलेंगे तब पढ़ेंगे। जेनेटिक वेरिएंस वाली बात है वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को एडवांस में, हैप्पी दिवाली।